अब जो हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए जो दूसरा पाठ है अर्थशास्त्र का, वह है राज्य एवं राष्ट्र की आय। बहुत इम्पोर्टेंट पाठ है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसमें जो क्वेश्चन है कि आय किसे कहते हैं। आय जो है संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है और जो भी काम करता है उस कार्यों के बदले में उसे जो मजदूरी मिलता है वही जो है उस व्यक्ति का आय कहलाता है। जैसे भारत में 2008-9 में भारत के लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय था वह 25,494 रुपया था, जबकि बिहार राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय था सन 2005-06 में वह 6610 रुपया है। और बिहार का जो शिवहर जिला है उसका सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है अभी है। अब जो है अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय, राष्ट्र का आय, नेशनल इनकम। एक वर्ष में हर देश द्वारा जो आय प्राप्त किया जाता है वही उस देश का राष्ट्रीय आय कहलाता है। अर्थात इसको दूसरे भाषा में भी हम लोग बोल सकते हैं कि किसी देश में जितने भी वस्तु का उत्पादित होता है उसका और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है उसको जोड़ देंगे तो वह उस देश का राष्ट्रीय आय कहलाता है। जैसे आपको हम एक उदाहरण देकर समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक परिवार में अगर 5 व्यक्ति है, हर व्यक्ति अगर कमाता है और उसके आय को जोड़ देंगे तो वह पारिवारिक आय होगा। उसी तरह से भारत में जितने भी व्यक्ति है उनके आय को अगर जोड़ देंगे या जितने भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को जोड़ देंगे तो वह जो है राष्ट्रीय आय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद। जी, इसको शॉर्टकट में भी पूछ देता है कभी कभी नाम कि सकल घरेलू उत्पाद अर्थात सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। किसी देश में एक वर्ष के अंदर वस्तु और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, किसी भी देश द्वारा हो सकता है, उसे जो है उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। जीडीपी इसको शॉर्टकट में कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है। अगला जो क्वेश्चन है कि कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है यानी नेशनल इनकम। किसी देश में एक साल के अंदर वस्तु और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में जो है कोई अंतर, लगभग दोनों जो है बराबर होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन को पता लगाने के लिए जो हमारे देश के अंदर जो लोग हैं विदेशी, उसके आय को घटा दिया जाता है और हमारे देशवासी जो विदेश में हैं जो इनकम प्राप्त करते हैं उनके आय को जोड़ दिया जाता है। तब जो है वह सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो है प्राप्त हो पाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP यानी कि अब जो है कुल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात ऊपर में भी हम पढ़े हम लोग सकल या कुल राष्ट्रीय उत्पादन जो है जो भी प्राप्त होगा उसमें से जो खर्च घटा देंगे तब जो शेष बचेगा वह जो है हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। जैसे आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, अगर किसी दुकान में अगर दुकानदार जो है किसी स्टाफ को रखे हुआ है, अगर 2 स्टाफ को रखे हुआ है और उसका सालाना अगर 1 लाख का इनकम है
दो स्टाफ पर अगर महीना में 5,000 रुपया दे रहा है तो 12 पंचे 60,000 रुपये उसका वेतन में गया। 10,000 रुपये बिजली बिल भी जा सकता है, 10,000 गेस्ट वगैरह किसी भी चीज़ में खर्चा हो सकता है। इस सब को अगर घटा देंगे तब जो बचेगा वह शुद्ध राष्ट्रीय, मतलब उसका जो है शुद्ध बचत कह सकते हैं। और देश पर जब जाएंगे तो वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन होगा, यानी कि जो भी खर्च होता है उसको घटा देंगे कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से, तब जो हमारा बचेगा वो कहलाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। अब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति यानी कि हर व्यक्ति का इनकम, यानी कि भारत में जितनी भी जनसंख्या है, भारत देश में जितनी भी जनसंख्या है उससे देश की कुल आय में भाग दे देंगे और जो भागफल प्राप्त होगा वही जो है हमारे देश का प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। अर्थात सूत्र में भी है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, तो कुल राष्ट्रीय आय अब बट्टा देश की कुल जनसंख्या, इससे क्या किया जाता है, भाग दे दिया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किस संस्था के द्वारा और कब जो है राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। तो भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय की गणना हुई है वह हुआ है आपको 1868 ईस्वी में। इसमें दादा भाई नौरोजी के द्वारा किए गए थे और उस समय उन्होंने जो उनकी जो पुस्तक है, बहुत बार पूछ चुका है कि दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक का जो है वो रचना किए थे, द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस समय उन्होंने अपनी पुस्तक में भारत का कुल जो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय, जी याद रखिएगा, वार्षिक आय मात्र 20 रुपया बताया था। समझिए कि उस समय कितना कम था भारत का प्रति व्यक्ति वार्षिक आय। अब जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार अभी आपको मैट्रिक एग्जाम में पूछ चुका है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय संगठन यानी CSO के द्वारा की जाती है। काफ़ी छोटा आंसर है इसका, याद रखिएगा। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाई। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें, यानी कि हम अपने देश का जो आय प्राप्त करते हैं उस आय को प्राप्त करने में क्या क्या कठिनाई आता है। इसका कभी कभी डिटेल्स भी पूछ देता है या इतना सिर्फ पॉइंट भी नाम लिख दीजिएगा तो आपका काम चल सकता है। जैसे आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। जितना बड़ा देश है भारत, ये अपने देश में पूरे व्यक्ति का जितने भी जनसंख्या है उसको एक सही डाटा जो है गणना कर पाना काफ़ी कठिनाई होता है, जिसके कारण हमारे देश का राष्ट्रीय आय जो सही सही पता नहीं लग पाता है। दूसरा है दोहरी गणना की संभावना। जी ये तो सही बात है, एक ही व्यक्ति का कभी कभी जो है गिनती 2 जगह हो जाती है, जिसके कारण भी हमारे देश की राष्ट्रीय आय जो है सही से नहीं निकल पाता है। अब है तीसरा जो कठिनाई, मूल्य मापने में कठिनाई। एक हमारे देश में क्या है कि एक ही वस्तु का अलग अलग दाम जो है लोगों को देना पड़ जाता है अलग अलग स्तर पर, जिसके कारण भी हमारे देश का राष्ट्रीय आय निकालने में क्या होता है, कठिनाई हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। इसमें जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने 1949 ईस्वी में, जी याद रखिएगा, 1949 ईस्वी में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना था
और इस समिति ने 1948-49 के लिए देश की कुल आय 8650 करोड़ रुपये बताया तथा प्रति व्यक्ति आय जो है 246.9 रुपया बताई। अब जो है इसमें एक और तथ्य हम लोगों को जानना है कि 2008-9 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया था, जबकि बिहार का प्रति व्यक्ति आय 2005-06 में 6610 रुपया मात्र था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना में करा है कि राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है, यानी हमारे देश का जो आय का पता लगाया जाता है उसका आधार क्या क्या है। तो पहला जो हमारे देश का आधार है वो है उत्पादन गणना विधि, यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से किया जाता है, इसलिए इसे उत्पादन गणना विधि भी कहा जाता है। यानी जो लोग जितना उत्पादन हो रहा है उसके आधार पर भी देश का राष्ट्रीय आय का पता लगाया जाता है। दूसरा है आय गणना विधि, यानी जब देश में व्यक्तियों के आय के आधार पर, यानी जो लोग जितना कमा रहा है उसके आधार पर किया जाता है, तब उसे आय गणना विधि कहते हैं। तीसरा है, लास्ट है कि व्यय गणना विधि। जब व्यक्ति अपने आय में से अपने लिए जो व्यय करता है अर्थात खर्च करता है, तब व्यय के आधार पर यानी खर्च के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तब इस प्रक्रिया को व्यय गणना विधि कहा जाता है। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारत के लिए, भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है। जी, अगर राष्ट्र के आय में अगर वृद्धि होता है तो भारत के विकास भी होगा। वह कैसे लाभप्रद है, अब देखिए इसमें जो है सही बात कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होगा तो भारतीय विकास के लिए भी लाभप्रद है, बिल्कुल लाभप्रद है। परंतु राष्ट्रीय आय में वृद्धि तभी संभव है जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, यानी देश की आय तभी बढ़ेगा जब लोगों की आय में क्या होगा, वृद्धि होगा। अर्थात प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए देश में अनेक तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे शिक्षा में बहुत ध्यान दिया जा रहा है, विज्ञान प्रौद्योगिकी में औद्योगिक क्षेत्र को विकास तथा रोजगार का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे हमारे देश के लोगों का राष्ट्रीय आय क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। अब कह रहा है कि जब अधिक उत्पादन होगा तथा व्यक्तियों के अधिक होने पर भी व्यक्तियों की आय अधिक होने पर ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। 2005 में भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका से काफ़ी कम थी, लेकिन अभी का जो समय है वर्तमान समय में कृषि, विज्ञान तथा औद्योगिक क्षेत्र में विकास करके प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि किया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय विकास में क्या हो रहा है, मदद मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर हमारे देश का अगर राष्ट्रीय आय बढ़ता है तो हमारे लोगों की भी आय क्या होगा, बढ़ेगा। जब लोगों की आय बढ़ेगा तो हमारे देश का भी स्थिति क्या होगा, मजबूत होगा। जब देश का स्थिति मजबूत होगा तो हमारे राष्ट्रीय विकास का होगा, बढ़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। आपसे पूछा है क्या प्रति व्यक्ति आय में, थोड़ा सोचिए कि प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय प्रभावित होगा, अगर होगा तो कैसे होगा। इसमें जो है कह रहा देश की कुल आय, सही बात है, जब देश के लोगों का आय बढ़ेगा तो हमारे देश के राष्ट्रीय आय भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब लोगों का आय घटेगा तो हमारे देश का भी आय क्या होगा, घट सकता है। तो प्रभावित तो स्वाभाविक है कि होना है। यहाँ पर देख लीजिए कह रहा है देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो वहाँ व्यक्तियों का विकास भी होता है, साथ ही देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है।
इसके अलावा अगर प्रति व्यक्ति आय घटती है तो उस देश का राष्ट्रीय आय भी क्या होगा, घटती है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। सही बात है, अगर लोगों का आय बढ़ रहा है तो देश का भी आय बढ़ेगा, अगर लोगों का आय घट रहा है तो देश का भी आय क्या होगा, घटेगा। अर्थात प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। कह रहा है कि विकास में अगर विकास हो रहा है तो उसमें प्रति व्यक्ति आय का क्या उसमें रोल है, उस पर आपको थोड़ा टिप्पणी करना है जी। कह रहा है किसी भी राष्ट्र की संपन्नता, यानी कि कोई भी देश अगर मजबूत है तो वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय के योग, जिसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, उसी के आधार पर होता है। वर्तमान युग में प्रत्येक देश जो अपने तरीके से विकास की योजना बनाता है, जिसका लक्ष्य राष्ट्र के उपलब्ध संसाधनों की क्षमता को बढ़ाकर अधिक आय प्राप्त करना होता है जी। जितना भी साधन है उसको बढ़ाइए और देश का आय क्या होगा, बढ़ाने में लगता है। रोजगार निर्माण करके भी लोगों की आय को वृद्धि हो सकता है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से व्यक्तियों को विकास संभव हो सकता है। अतः किसी भी देश में विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना क्या है, आवश्यक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विकास में जो प्रति व्यक्ति आय है उसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब कुछ क्वेश्चन है कि इसका पूरा नाम भी कभी कभी पूछ देता है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। पीसीआई पर कैपिटल इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनआई नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। ईडीआई इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट कि आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है। सही बात है, आय का गरीबी के साथ संबंध तो है। कैसे है, देखिए कह रहा है कि आय किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता है, यानी हर व्यक्ति को आय की क्या है, ज़रूरत है। जिस व्यक्ति का आय जितना अधिक होता है उस व्यक्ति का विकास उतना ही अधिक होता है। यदि किसी व्यक्ति का आय घटता है तो उस व्यक्ति का विकास भी क्या होता है, घटने लगता है। अर्थात गरीब व्यक्ति गरीब ही रह जाता है। यानी कि गरीबी और आय का संबंध है। आय बढ़ेगा तो गरीबी घटेगा, आय घटेगा तो गरीबी क्या है, बढ़ेगा। अब जो है इस तरह से इस पाठ में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। अब इस पाठ का जो है या अर्थशास्त्र का नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है या तीसरा पाठ का भी प्रश्न उत्तर में हम पढ़ाने का कोशिश करेंगे। अगर अच्छा लगता है आप लोगों का वीडियो तो ज़रूर इसको शेयर करें, दोस्तों को बतावें। ठीक है।